अच्छा, जैसे की बात से आपने अभी सर्जरी की, हाँ, तो क्या एवीएन का जो ट्रीटमेंट होता है वो सर्जरी के बिना हम कर सकते हैं? और आफ्टर कोविड, जब से कोविड के बाद उसके ज्यादा पेशेंट दिखने को इंडिया में दिख रहे हैं। और आयुर्वेद के हिसाब से यदि अपन उसको कोरिलेट करते हैं, उसके बाद आता है अस्थि धातु और मज्जा धातु और रक्त। तो ये तीन धातु और ये दोष, ये तीनों को हैम्पर करता है एवीएन। ठीक है, हाँ यस। तो क्या इस एवीएन में भी कुछ स्टेजेस होते हैं? हाँ बिल्कुल, एवीएन में अच्छी तरीके से स्टेजेस बताए। पहले 4 स्टेज थे, अभी 5th स्टेज भी हम कह सकते हैं, लेकिन 4th स्टेज कॉमनली पूरे बुक्स में कहा गया है। आज के टाइम में अवेस्कुलर नेक्रोसिस और स्पाइन डिसऑर्डर जैसी बीमारियां लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही हैं। आमतौर पर इसका इलाज सर्जरी माना जाता है, लेकिन आयुर्वेदा ने इसमें एक नई उम्मीद जगाई है। इसी दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं गंगाई हॉस्पिटल एवियन स्पाइन केयर सेंटर चिखली के फाउंडर और आयुर्वेदा वचस्पति डॉक्टर पंडरी उत्तम राव इंगड़े जी, जो कि आज के हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट होने वाले हैं। 13 वर्षों से अधिक का क्लिनिकल एक्सपीरियंस, हजारों पेशेंट्स का सक्सेसफुल ट्रीटमेंट और कई नेशनल व इंटरनेशनल अवार्ड, ये सब उनकी डेडिकेशन और विजन को दर्शाते हैं। पंचकर्मा, न्यूरोथेरेपी और मेडिकल हब्स के माध्यम से डॉक्टर इंगड़े ने एवियन और स्पाइन डिसऑर्डर के नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट में नई दिशा स्थापित की है। तो चलिए बिना समय गवाए अभी इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं और समझते हैं स्पाइन डिसऑर्डर और एवियन के बारे में। हेलो सर एंड वेलकम टू द आवर डिजिटल पॉडकास्ट। सर एग्जैक्टली आपका इंट्रो तो हो गया है। yes. अभी सर समझना ये है कि एग्जैक्टली ये एवियन होता क्या है? हाँ ओके, तो एवीएन यानी कि अवेस्कुलर नेक्रोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें अपनी जो ज्यादातर ये सभी जॉइंट में दिखने को मिलती है। नी जॉइंट हो, शोल्डर जॉइंट है, ठीक है। लेकिन आफ्टर कोविड इसका जो हिप जॉइंट है, हिप जॉइंट में इसका ज्यादा प्रमाण में दिखने को मिला। इसमें होता क्या है कि जो बॉल है अपना, इसको जैसे ये फीमर बोन है, ठीक है। तो इसको क्या होता है, ये जो बॉल है तो यार खून की कमी हो जाती है, यानी कि ब्लड सप्लाई है वो रुक जाती है। यदि कोई भी चीज को ब्लड सप्लाई यदि अपनी बॉडी में रुक जाती है तो वो सड़ने लगती है, गलने लगती है, उसकी नेक्रोज होना चालू होता है। उसको मॉडर्न में अपन नेक्रोज बोलते हैं, यानी कि सड़ने लगी। तो ये हिप के रीजन में रहता है इस हिसाब से, ठीक है। ये हिप जॉइंट बोलते हैं इसको। हिप जॉइंट में ये इस हिसाब से रहता है और ये अपन चलते तब वो बॉल घूमता है, यानी कोई भी मूवमेंट करना है तो ये पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण। लेकिन ये बोन में ज्यादा तो दिखने को मिल रहा है। तो हिप जॉइंट का नेक्रोसिस अपन बोलते हैं, इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इसका जो ब्लड सर्कुलेशन है इसका अलग है और ये पूरे बोन का अलग सर्कुलेशन है। तो इसका बॉल का सर्कुलेशन हैम्पर्ड होने की वजह से ये बॉल गलने लगता है, सड़ने लगता है। उसको हिप जॉइंट का एवियन बोलते हैं। बाकी जगह में भी होता है लेकिन वो जल्दी रिकवर होता है। लेकिन जो हिप जॉइंट का एवियन है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। उसमें ज्यादातर मॉडर्न साइंस में हिप रिप्लेसमेंट ही बोलते हैं। अच्छा, तो इनके सिम्टम्स क्या होते हैं अगर ये होगा तो? हाँ, सिम्टम्स सबसे पहले तो ये जो हिप रीजन है अपना, वहां पे थोड़ा पेन होने लगता है। जब आप सुबह रात में सोते हैं तो सुबह उठते ही अकड़न सी आ जाती है, पेशेंट चलने में दिक्कत आ जाती है। और जो पेन है वो हिप रीजन से नी जॉइंट तक रेडिएट होता है, यानी कि नीचे तक आता है। आप जब सीढ़ियां जब चढ़ता है कोई, तो सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत आ जाती है। थोड़ा लिंपिंग दिखता है, यदि ज्यादा स्टेज पे जाता है थोड़ा लड़खड़ा, क्या बोलते हैं उसको, लड़खड़ाता हुए चलता है पेशेंट। और उसके बाद पेन कभी कभी बहुत सीवियर हो जाता है। एक जगह पे उसको एक जगह ही पेशेंट बैठ जाता है। इस तरह से पेन यदि आपको दिखता है तो ये एवियन के सिम्टम्स अपन देख सकते हैं। क्या इससे पैरालिसिस भी हो सकता है क्या? नहीं, पैरालिसिस एक अलग कंसेप्ट है, इसमें पैरालिसिस नहीं होता। तो इसमें सिर्फ वो बॉल की जो मूवमेंट रहती है, मैंने जो बताया, ये बॉल अपना ऐसे घूमता है हिप में, तो अपन चलते हैं। यदि बॉल में कुछ हैम्पर्ड हो गया, बॉल का शेप चेंज हो गया, ये गलने के वजह से शेप चेंज हो जाएगा और उसमें मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। तो मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होने से वजह से जो भी कुछ तकलीफ होंगी तो वो पूरी अपने को दिखने को मिलती है, यानी कि एक तरीके से लॉक हो जाता है फिर। हाँ, वो पूरा लॉक हो जाता है। अपन अलती पलती जिसको बोलते हैं वो भी अपन मार नहीं सकते, ऐसे बैठ भी नहीं सकते। उसमें ज्यादातर यदि कॉमन रीजन ये है कि
अभी वो जिम बनाने का फैड बहुत चालू है, यानी कि वो जिम बनाता है, कोई प्रोटीन शेक लेता है बॉडी बनाने के लिए, मास गेन करने, या मास गेन करने के लिए, या जिसका वेट ज्यादा है उसका वेट कम करने के लिए कोई पाउडर लेते हैं, वो आयुर्वेदिक नाम से लेते, कोई हर्बल नाम से, यानी कि बहुत मार्केट में डिफरेंट है, लेकिन उसमें प्रॉपर तरीके उसमें स्टेरॉइड रहता है, और वो स्टेरॉइड हमारे बॉडी में जाके ये एवियन में ज्यादा एवियन होने का कारण सबसे महत्वपूर्ण स्टेरॉइड है, वो दिखने को मेरे को मिला है। और कुछ पेशेंट ऐसे रहते हैं जिनको वो ज्यादातर बहुत दिन से स्टेरॉइड के ऊपर है, क्या करते हैं, अभी इंडिया में कोई प्रॉपर रेगुलेशन नहीं है, कहीं पे भी अपन मेडिकल पे गए तो अपने को इजीली मेडिसिन मिल जाती, कोई भी स्टेरॉइड हो ये हो, ठीक है। तो उसमें ज्यादातर लोग पेन किलर्स खाते हैं, कुछ भी दुखा पेन किलर्स खाया, तो उनमें ज्यादातर ये स्टेरॉइड और पेन किलर खाने की वजह से वहां पे खून की कमी हो जाती है, और ये इवेंट ज्यादा होने यानी होता है। और आफ्टर कोविड, जब से कोविड के बाद उसके ज्यादा पेशेंट दिखने को इंडिया में दिख रहे हैं। उसका कारण भी वैसा है, उसमें ज्यादातर ओवर यूज ऑफ स्टेरॉइड हुआ, और उसमें क्या हुआ, पेशेंट की इम्यूनिटी कम हो गई, इम्यूनिटी कम होने की वजह से ये ज्यादा दिखने लगा। और आयुर्वेद के हिसाब से यदि अपन उसको कोरिलेट करते हैं आयुर्वेद के हिसाब से, तो आयुर्वेद में इसको वात त्रिदोष रहते हैं अपने शरीर में, वात पित्त और कफ, ये 3 दोष रहते हैं। तो वो उसमें जो वात है, वात पूरा कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी इज द वात, पित्त और कफ को कंट्रोल करता, और कोई भी क्रिया यदि अपनी बॉडी में होती है तो वात की वजह से होती है। लेकिन अभी जो फिलहाल अपनी जो लाइफ स्टाइल है वो वात को बढ़ाने वाली है, जैसे कि बाहर का खाना, ज्यादा ट्रैवलिंग करना, स्ट्रेस, तो ये सब वात एग्रीवेटिव सिस्टम से तो ये बढ़ाते हैं। तो उसके बाद आता है अस्थि धातु और मज्जा धातु और रक्त, तो ये 3 धातु और ये दोष, ये तीनों को हैम्पर करता है एवियन, ठीक है। तो उसको अस्थि मज्जागत वात कहा गया है आयुर्वेद में, ये तभी वर्णन किया था, लेकिन वो अभी पेशेंट ज्यादा देखने को मिले, इसको कोरिलेट अपन करते हैं। तो इसका कारण मैंने जो बताया उस हिसाब से होता है। तो क्या जैसे कि अभी आपने कहा एक एज ग्रुप आजकल 18, 20 और 21 की एज के लड़के एस्टेरॉइड ज्यादा ले रहे हैं प्रोटीन बनाने के लिए, बॉडी बनाने के लिए, उसमें भी लेकिन इनमें से कई एज के लड़के ऐसे भी हैं जो कि जंक फूड ज्यादा खाते हैं। तो क्या जंक फूड भी ये प्रॉब्लम हो सकती है जंक फूड से? नहीं, जंक फूड से इतना ये नहीं बोल सकते अपन डेफिनेटली, लेकिन जंक फूड की वजह से वात यदि बढ़ता है और तुम्हारे जो लाइफ स्टाइल यदि चेंज होती है तो आपको कॉन्स्टिपेशन या कोई भी बीमारी होगी, तुम इम्यूनिटी यदि कम होती है तो हो सकता है। और तंबाकू वगैरह से? हाँ, वो तो पूरे कैसा है, बॉडी के जो अपनी बॉडी है उसको कुछ भी चीज यदि हम करती होंगी तो डेफिनेटली अपनी इम्यूनिटी को हैम्पर करती है। यदि इम्यूनिटी आपकी कम होती है तो कोई भी ये एवियन नहीं तो कुछ तो दूसरी बीमारी भी आपको हो सकती है। तो सर जिस तरीके से कैंसर वगैरह में, सर्वाइकल कैंसर वगैरह में भी स्टेजेस होते हैं, यस, तो क्या इस एवियन में भी कुछ स्टेजेस होते हैं? बिल्कुल, एवियन में अच्छी तरीके से स्टेजेस बताए। पहले 4 ही स्टेज थे, अभी 5th स्टेज भी अब कह सकते हैं, लेकिन 4th स्टेज कॉमनली पूरे बुक्स में कहा गया है। 1st स्टेज, 2nd स्टेज, 3rd स्टेज और 4th स्टेज। तो पहली जो स्टेज होती है तो उसमें पेन बहुत कम होता है, कभी-कभार पेन होता है, ज्यादा यदि तुम वॉक करते हो, ज्यादा कुछ हेवी वर्क करते हो तब पेन बढ़ता है। और यदि इस स्टेज में यदि एक्सरे करते हैं तो एक्सरे बिल्कुल नॉर्मल आ जाता है, कोई कहेगा भी नहीं कि आपको कोई तकलीफ है, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन सुबह इसमें 10 या 20% तक बॉल आपका जो है उसकी सडन चालू हो जाती है, जो 10% उसका सडन चालू उसमें हो जाता है। इसमें एवियन पकड़ में आना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे वो इसकी सिम्टम्स बढ़ने लगते हैं, जैसे कि चलने में तकलीफ आने लगती है, थोड़ा सा पेन नी जॉइंट तक आने लगता है, सुबह थोड़ा यानी कि 5-10 मिनट जब तक तुम कुछ एक्सरसाइज नहीं करते तब तक चल नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद एक दिन चलने लगे तो आप अपने आप चल सकते, तो ये 2nd स्टेज में है। उसमें 30% तक बॉल आपका खराब हो जाता है। इसमें भी कभी कभार एक्सरे में आता है, कभी नहीं आता है, ठीक है। लेकिन जो 3rd स्टेज है वो एग्रीगेटेड हो जाती है जल्दी से। 2nd स्टेज से 3rd स्टेज पर कब जाता है पेशेंट अपने को भी नहीं समझता। उसमें तो मूवमेंट बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, आप सीढ़ियां चढ़ने में तकलीफ आ जाती है, और जो स्पेस रहता है अपना ये जो हिप जॉइंट का स्पेस वो बहुत कम हो जाता है। आलती पालती तुम मार नहीं सकते। थोड़ा चलने के ऊपर एकदम से भारी हो जाते पैर,
और नी जॉइंट बहुत दुखता है, यानी कि अपने को लगता है घुटने खराब हो गए, लेकिन वो घुटने का पेन नहीं रहता, हाँ, और वो पूरी मसल टाइट हो जाती है। तो ये थर्ड स्टेज पे आता। और थर्ड स्टेज के बाद यदि अपन उसके प्रॉपर केयर नहीं करते तो फोर्थ स्टेज पे आता। फोर्थ स्टेज में तो पूरा जो 75% अपना बॉल पूरा काम नहीं करता, पूरा जो उसका कार्टिलेज पूरा डैमेज हो जाता है, वो ऊपर जो हिप रीजन का बोन है उसको तकलीफ देने लगता है और पूरे बॉडी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, हिप जॉइंट पूरा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, उसमें कोई भी डेली वर्क वो नहीं कर सकता है। एक आध पेशेंट करता है, लेकिन मैक्सिमम पेशेंट फोर्थ स्टेज के उनके जो काम होते हैं वो कोई भी नहीं कर सकते। तो सर क्या ये भी है क्या कि अगर फर्स्ट स्टेज में आपके पास कोई पेशेंट आता है तो उसके सरवाइव करने के चांसेस इतने % है, सेकंड स्टेज में अगर आता है तो उसे सरवाइव करने के चांसेस इतने स्टेज में कुछ भी फोर्थ स्टेज तक? बिल्कुल, यदि फर्स्ट स्टेज में यदि कोई पेशेंट आता है तो उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अच्छी तरह से यदि होता है तो जल्दी से 6 महीने में वो कवर हो जाता है, 3 से 6 महीने में बहुत अच्छी तरह से वो कवर हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे स्टेजेस आगे बढ़ती है तो उसका कवर होने का चांस बढ़ जाता है। यदि पहले स्टेज में आता है तो सेकंड स्टेज के जाता नहीं, थर्ड स्टेज में नहीं जाएगा, फोर्थ स्टेज और सर्जरी की जरूरत नहीं करेगी। तो जितना जल्दी वो अपन ट्रीटमेंट उसको देंगे फर्स्ट स्टेज में सेकंड स्टेज में उतना अच्छा रहता है। अच्छा, जैसे की बात आपने अभी सर्जरी की, हाँ, तो क्या एवियन का जो ट्रीटमेंट होता है वो सर्जरी के बिना भी हम कर सकते हैं? बिल्कुल, मेरा पॉडकास्ट की उसके ऊपर है कि एवियन बिना ऑपरेशन उपचार है, यानी कि एवियन के ऊपर बिना सर्जरी हम उपचार करते हैं। ये मैं इस पॉडकास्ट के जरिए आपको बताना चाहता हूँ कि ये एवियन ये लाइलाज बीमारी नहीं है, इसमें इलाज होता है आयुर्वेद में बिना सर्जरी के होता है। ये मैं सबसे पहले बोलूंगा, बिना सर्जरी का इलाज होता है और बहुत अच्छी तरीके से होता है और उसको ज्यादा यानी कि अपन बोलते कि ज्यादा कुछ डरने की बात नहीं और पैसा भी ज्यादा नहीं लगता। अच्छा, तो यदि आप पहले स्टार्टिंग के पेज में आते तो लास्ट स्टेज जाने की जरूरत नहीं करती और सर्जरी की भी जरूरत नहीं करेगी। तो इसका कोई टाइम ड्यूरेशन भी होता है क्या सर कि हाँ इतना ही टाइम लगेगा इसे ठीक होने में? नहीं, ऐसा नहीं, वो बता सकते अपन, क्योंकि हम आयुर्वेद के बारे में बताए, हर व्यक्ति की प्रकृति अलग है, उस हिसाब से ट्रीटमेंट भी अलग प्लान होता है। जिसकी प्रकृति, किसी का एज ज्यादा होता है, किसी का एज कम होता है, किसी का हेवी वेट यदि होता है तो उसको ज्यादा टाइम लगता है। यदि अर्ली एज में यानी कि 20, अभी मेरे पास एक 24 इयर्स का लड़का था, उसको वो जो इसकी तैयारी कर रहा था पुलिस भर्ती की, आर्मी की, तो उसमें वो बॉडी बना के लिए उसने वो प्रोटीन वगैरह लिया तो उसको एवियन बैठ गया था। उसका सेकंड स्टेज में भी मेरे पास आया था तो उसको जल्दी रिलीफ आ गया, जिसके जो मूवमेंट वगैरह, तो आफ्टर 1 मंथ उसके पूरे मूवमेंट भी वापस आ गए और अभी वो अच्छी तरह से काम कर रहा है पूरी। तो सर जैसा कि आपने कहा कि आप ऑल ओवर महाराष्ट्र में पहले ऐसे सेंटर हैं जो एवियन के लिए इलाज कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो किस तरीके से आप करते हैं? जब आपके पास कोई पेशेंट आता है तो किस तरीके से आप इसका इलाज शुरू करते हैं, ट्रीटमेंट शुरू करते हैं? तो अपना लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अपन ने एक होलिस्टिक अप्रोच रखा है कि जैसे कि वो कोई भी आयुर्वेद में जैसे कि वात का ये व्याधि है तो इसके ऊपर बस्ती बहुत प्रभावी चिकित्सा उसमें कहा गया है। बस्ती में भी अपन तेल की बस्ती रहती है, मज्जा की बस्ती रहती है, तो उसमें मज्जा बस्ती बहुत अच्छी काम करती है। लेकिन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यदि आप कहते हैं उसमें स्नेहन, पूरे बॉडी को हम उसको आयुर्वेद में स्नेहन कहा है, पूरे बॉडी को तेल, औषधि तेल, जो औषधि रहती है उससे हम मालिश करते हैं पेशेंट की, उसको स्नेहन बोलते हैं। उसके बाद कपिंग थेरेपी जो है, जैसे कि फायर कपिंग बोलते हैं, हॉट कपिंग जिसे बोलते हैं, उसमें पूरा बॉडी का सर्कुलेशन हम बढ़ाते हैं। ठीक है, मैं पिक्चर आपको वीडियो दिखाऊंगा किस तरह से हम करते हैं। तो हॉट कपिंग करते हैं, कपिंग करते हैं, उसके बाद नीडलिंग करते हैं अपन, वो वहां पे जो ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए। ये जब सभी प्रोसेस जो है वहां पे खून का जो फ्लो है वो बढ़ाने के लिए हमने बनाई है। वहां पे खून का फ्लो होना चाहिए, जो वहां पे नेक्रोज हुआ है, जो सड़ गया है, गल गया है, वहां पे क्यों हुआ, तो खून की कमी वहां पे थी, तो वहां पे इतना खून अच्छी तरह से सर्कुलेशन होगा, वो जल्दी भर के आएगा। तो जो भी ट्रीटमेंट है, जैसे कि लीच थेरेपी है, जैसे कि लीच यानी कि आपको जलों का जिसको बोलते हैं लीच थेरेपी, वो भी बहुत अच्छी वहां पे काम करती है। रक्त मोक्षण हम करते हैं, विद्ध कर्म करते हैं, अग्निकर्म करते हैं, और अपनी न्यूरोथेरेपी वो सबसे कारागर उसमें न्यूरोथेरेपी, यानी कि विशिष्ट पद्धति से हम उसको मूवमेंट देते बॉल को, यानी कि हिप ज्वाइंट को, पूरे स्पाइन को हम एक्टिव करते वो इस हिसाब से, और बस्ती देते, हिप बस्ती जिसे बोलते हैं, और मात्रा बस्ती, अनुवासन बस्ती, इस सभी प्रकार का एक अप्रोच हमने एवियन की थेरेपी तैयार किया है, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट। यानी कि एवियन में आप पंचकर्म का भी यूज करते हैं? पंचकर्म, न्यूरोथेरेपी, विद्ध कर्म, अग्निकर्म, इस हिसाब सबका अपन ने एक ट्रीटमेंट प्लान तैयार किया है, और वो भी अपने पर स्टेज के वाइज अलग अलग रहता है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, एज के हिसाब से अलग रहता है।
यानी कि हर एज ग्रुप और हर स्टेज के हिसाब से अलग ट्रीटमेंट। तो एग्जैक्टली सर कई बार ये होता है ना कि लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर ये पंचकर्म क्या है। ओके, हाँ, तो सर इसके बारे में अगर कुछ बताना चाहे आप तो। हाँ, तो ज्यादातर लोग बोलते हैं पंचकर्म, और कोई भी पंचकर्म में वो 5 कर्म होते हैं। हाँ, उसमें मुख्य कर्म जैसे कि स्नेहन, मैंने जो बताया, स्नेहन और स्वेदन, ये पूर्व कर्म है, वो पहले करने पड़ते हैं, बाद में लगातार नहीं तो ज्यादा लोग क्या करते, कहीं पे जाते सिर्फ मालिश करते हैं और बोलते हमने पंचकर्म कर लिया। तो ये वैसी डेफिनेशन नहीं है। पंचकर्म ये ऐसी चिकित्सा है, उसको शोधन चिकित्सा कहा गया है। शमन चिकित्सा और शोधन चिकित्सा, ये 2 प्रकार की चिकित्सा हमारे आयुर्वेद ग्रंथों में बताई गई। तो शमन चिकित्सा मैंने पहले बताया, वात पित्त कफ, ये 3 दोष, और सप्त धातु, रस रक्त मांस मेद अस्थि, ठीक है, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातु, और त्रिमल, इस हिसाब से अपना शरीर बना हुआ है। कोई भी आप खाते चीज, कोई भी आप खाते, कोई भी आप फिर घूमते, व्यायाम करते, एक्सरसाइज करते, इसका डायरेक्टली इफेक्ट अपने वात पित्त कफ के ऊपर पड़ता है। और हमारा आयुर्वेद कहता है सम दोष सम अग्नि सम धातु मल क्रिया प्रसन्नात्म इंद्रिय स्वस्थि विधि, यानी कि हमारे यदि अपने को हेल्दी रहना है तो ये दोष सम स्थिति में रहना चाहिए, एक कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि वो सम रहते वात पित्त कफ, तो आप अच्छी तरह से हेल्दी है। ये हेल्थ की डिफिनेशन हमारी। और वही नहीं, उसके साथ में त्रिदोष सप्त धातु और त्रिमल, ये सम स्थिति में। और उसके बाद अपना मन आता है, मन भी अपना प्रसन्न होना चाहिए। आप सब अच्छा है लेकिन मन बेचैन है, तो क्या मतलब आप अनहेल्दी है, हेल्दी नहीं है। तो ये सब कंट्रोल करने के लिए बात इंपॉर्टेंट है। इनकी चिकित्सा यदि हम प्रॉपर तरीके से करते हैं, इनको यदि कंट्रोल में रखते हैं, तो पूरा शरीर अच्छा रहता है और कोई भी बीमारी आपको नहीं होती। यानी कि यहाँ पे एक तरीके से हमारा माइंडसेट भी काफी काम करता है ऐसे तरीके से। तो सर कई बार ये होता है ना कि जो पेशेंट्स होते हैं, जब उनको पता चलता है कि उन्हें ये प्रॉब्लम है, एवीएन की प्रॉब्लम है, तो वो डर जाते हैं। उनको समझ नहीं आता कि रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आपके पास तो कई सारे पेशेंट्स आए होंगे और कई लोग तो ठीक होकर भी चले होंगे। बिल्कुल। तो कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी जो आप शेयर करना चाहें? सक्सेस स्टोरी वैसे तो बहुत सारी है। अभी मेरे पास एक चंद्रपुर की जिले की एक लेडी थी, उसका एज था कम से कम 26-27 साल की होगी वो। हाँ, उसको 4 स्टेज था। उसको छोटी लड़की भी थी 3 इयर्स की, लेकिन वो यानी कि चौथे दिन ही उसको 4 स्टेज के होते हुए भी उसने आलती पालती भी मारी, वो चलने भी अच्छी तरह से गिर, लेकिन उसको पुराना 3 साल से उसको एवीएन था। हाँ, तो ऐसे बहुत से पेशेंट आते हैं। सबसे पहले मैं सबको बताना चाहूंगा कि एवीएन को डरने की कोई भी जरूरत नहीं। सर्जरी ये लास्ट ऑप्शन होता है, लेकिन सर्जरी की भी जरूरत हमारे, यदि प्रॉपर तरीके से तुम ट्रीटमेंट फॉलो करते हो, जिस तरह से हमने बताया उस तरह से यदि फॉलो करते हैं, तो कुछ भी सर्जरी की जरूरत वहां पे नहीं गिरती। यानी कि सर्जरी हमारी लास्ट ऑप्शन होगी, उसके पहले भी हम कुछ ट्राई कर सकते हैं। हाँ, ये आयुर्वेद तो आप ट्राई करो, बिल्कुल ट्राई करो, अच्छे आयुर्वेदिक तज्ञ के पास जाओ, नहीं तो हमारे पास आओ। हमारा चिखली बुल्डाना जिले में हॉस्पिटल है, एवीएन से रिलेटेड और स्पाइन से रिलेटेड ही काम हम कर दे। वहाँ पे पूरे पेशेंट हमारे पास, पूरे भारत भर से हमारे पास पेशेंट आते हैं एवीएन के बारे में, और हम पूरा पेशेंट को पहले एजुकेट करते हैं कि ये बीमारी क्या है, ये क्यों हुई है, और इसको कैसे अपन ठीक कर सकते हैं। यदि पेशेंट को उस बीमारी के बारे में पता चलेगा, उसका डर यदि खत्म होता है, उसका आत्मबल यदि बढ़ता है, तो निश्चित रूप से वो उसमें से बाहर आ जाएगा, उसके अंदर फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हाँ, ये तो नॉर्मल, क्योंकि ये क्या है, ये बीमारी यानी कि एक्सीडेंटल अपाहिजपना है। एवीएन मींस बहुत सारे पेशेंट अपने को, यानी कि उम्मीद, अपने बोलते हैं ना उम्मीद की काल, हमारे मराठी में मैं ज्यादातर मराठी वर्ड आता है, एक आता, उसको उम्मीद को क्या बोलेंगे हम? उम्मीद बोल सकते हैं। उम्मीद, हाँ, उम्मीद। हाँ, तो जो अपना एज पीरियड रहता है कि 30 इयर्स और 45, ये तो बहुत कमाने का। और तो यदि इसमें एवीएन आपको बैठता है, तो आपका पूरा, आपके ऊपर ही पूरा परिवार रहता है। बिल्कुल, पूरा परिवार रहता है, पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। और इसमें यदि एवीएन बैठता है, तो आपको कोई काम चला जाता है हाथ से, एक जगह पे आप बैठ सकते हो, तो पूरा फैमिली हैम्पर्ड उसमें हो जाता है। तो मैं यही बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो केयर करो अपने खुद की, और यदि आपको एवीएन होता है तो घबराने की जरूरत नहीं। आप प्रॉपर तरीके से यदि ट्रीटमेंट लेते हो तो उसमें से बाहर आ जाते हो। तो जब इसका ट्रीटमेंट करते हैं आप, हाँ, चलता है, तो लाइफस्टाइल में भी कुछ चेंजेस बताते हैं कि आपको कि ये डाइट फॉलो करनी, ये एक्सरसाइज करनी, ऐसा कुछ? हाँ, तो हमारे ट्रीटमेंट सब प्लान ऐसा रहता है कि पहले 7 दिन हम हमारे यहाँ पे रखते हैं। 7 दिन में हम पूरा उसका स्नेह शोधन पंचकर्म और सब ट्रीटमेंट हमारी एवीएन थेरेपी वगैरह करके देते। उसके बाद पूरा डाइट, उसको एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, इस हिसाब से हम उसको बताते, क्योंकि यदि वो फॉलो नहीं करेगा तो वो अपने आप पहले के जैसे ही हो जाएगा। बिल्कुल, तो वो फॉलो करना सबसे इम्पोर्टेंट बात है।
जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि वात प्रकोपक व्याधि है, यदि तुम ज्यादा काम करोगे, ज्यादा कुछ भी ऐसा करोगे कि जिससे वात एग्रीगेट हो जाए, तो डेफिनेटली और उसके सिम्टम बढ़ सकते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट हमारे पास आते हैं, अच्छा भी लगता है, 2-3 महीने बाद फिर उसको लगता है कि मेरा पूरा ठीक हो गया है, और एकदम से उसका कॉल आ जाता है, सर मेरे को बहुत दर्द होने लगा। फिर अपन पूछते उसको कि तूने क्या किया था, वो बोलता कुछ नहीं किया था। फिर अपन और बोलते कुछ तो किया होगा, तो वो बोलता कि मैंने एकदम से सीढ़ियां चढ़ी, 5 मंजिले तक गया, फिर उतरा। तो ऐसा करोगे तो पेन तो होने वाला है कि ज्यादा ट्रैवल यदि तुम करते, ठीक है, तो ये आपने को अपने हिसाब से करना चाहिए बिल्कुल। तो सर लेकिन कई बार ये होता है ना कि लोगों को जब भी प्रॉब्लम होती है तो उनको पता नहीं चल रहा होता है कि ये प्रॉब्लम, जैसा कि आपने कहा कि एक्सरे से पता नहीं चलता, फर्स्ट स्टेज में पता नहीं चलता। कई बार डॉक्टर भी कंफ्यूज रहते हैं कि हुआ क्या है एक तरीके से। बिल्कुल। तो इसमें पेशेंट्स कुछ ऐसा करते हैं कि वो इंटरनेट पे देखते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम हुई है, लेकिन एक तरीके से उनको मेन प्रॉब्लम नहीं पता है, वहां से कुछ देखते हैं कि हाँ ये हम ऐसा कर सकते हैं तो ठीक हो जाएगा, लेकिन उनको एक तरीके से सक्सेस नहीं मिलती, प्रॉब्लम और बढ़ती जाती है। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? तो सबसे पहले तो जो भी आप जहाँ पे भी हो, ठीक है, यदि आपको कुछ ऐसे सिम्टम दिखते हैं तो कोई भी ऑर्थोपेडिशियन या अच्छा आयुर्वेद डॉक्टर डायग्नोज करना सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अपने को डायग्नोज होना, अपने को क्या हुआ है। सबसे इसमें क्या होता है कि नी पेन ज्यादा रहता है, तो कभी कभी लगता है आपने घुटने खराब हुए, लोग घुटने की ट्रीटमेंट करते करते लेकिन प्रॉब्लम ऊपर रहता है। हाँ, तो उसमें टाइम चला जाता है और अपने पास टाइम नहीं, फिर 3rd स्टेज से 4th स्टेज पे यदि आते हैं तो उसको क्योर करने में भी टाइम लगता है। तो इससे पहले अच्छा है कि आप और इसमें ये भी बात है कि आपने कहा कि मेरे को अभी कल परसों दर्द होने लगा और डॉक्टर को एमआरआई का है, तो अपन बोलेंगे नहीं डायरेक्ट एमआरआई कैसे क्या बोल दिया करके। तो इस हिसाब से यदि प्रॉपर सिम्टम्स मैंने जो स्टार्टिंग में बताए कि जिस तरह से हिप रीजन में पेन हो रहा है, सुबह जब आप उठते तब यदि आपको तकलीफ होती है, तो इस हिसाब से आपने कंसल्ट करके अच्छी तरह से एमआरआई आप यदि करते हो तो वो इवन आप लोगों को समझ में आएगा। और कुछ भी इंटरनेट पे सर्च करने से पहले प्रॉपर तरीके से आप जाते हैं तो निश्चित रूप से आराम मिलता है, ना कि कोई भी हार्ड वैद्य और उसने कुछ क्रैक करके दिया, कुछ मोड़ ताड़ दिया, तो इस हिसाब उसके पल्ले ना पड़ते हुए आप प्रॉपर ट्रीटमेंट यदि लेते हैं, पंचकर्म यदि प्रॉपर करते हैं, जो भी इवन के स्पेशलिस्ट है उनके पास जाके अभी प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं, तो निश्चित रूप से आराम मिलेगा। लेकिन सर कई लोग ऐसे भी होंगे ना आज के टाइम पे, क्योंकि मॉडर्न जमाना चल रहा है, तो बोलेंगे कि ये जो ट्रीटमेंट है, ये जो बीमारी है, ये आयुर्वेद नहीं ठीक कर पाएगी, आयुर्वेद से जल्दी हमारा साथ मॉडर्न साइंस ठीक कर सकता है। तो ऐसे लोगों का क्या कहना चाहेंगे? हाँ, नहीं, उसके लिए तो मैं कहूंगा कि हमारे पास आना है, एक बार हमारे पास आके पेशेंट को देखना है। मैं तो बोलता कि अपन एक आध पेशेंट को तुम पेन किलर दो और अपनी ट्रीटमेंट दो। विदाउट पेन किलर हम पेशेंट को ट्रीट करते, कोई भी हम पेन किलर का यूज नहीं करते। और हमारे थेरेपी से पेशेंट कोई पेशेंट तो पहले दिन ही चलने लगता है, ठीक है, लेकिन प्रॉपर तरीके से यदि करते हैं, किसी को टाइम लगता है लेकिन वो स्टेज के हिसाब से रहता है, अपने शरीर प्रकृति के हिसाब से होता है, लेकिन पेन किलर की कोई जरूरत उसमें नहीं गिरती। तो सर कई पेशेंट्स ऐसे भी है ना जो शायद आपके पास ना पहुंच पाए, तो वो क्या ऐसा करे कि वो शायद उनको कुछ यहाँ से फायदा हो सकता है इस एवियन को लेके? बिल्कुल, आपके पॉडकास्ट का जरूर उनको फायदा होगा। मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा उनकी लाइफ बदल देंगी, ठीक है। मेरे पास ऐसे ही पेशेंट था, एक बेंगलोर से पेशेंट था, और वो उसने फोन किया कि सर मेरे आपका ट्रीटमेंट मेरे को लेना है, और वो छोटे गांव का था, निकपुरी गांव की पूरी जो उसकी आबादी है वो कम से कम 200-400 लोग होंगे पूरे गांव में। तो उसने बोला पूरे गांव ने मेरे लिए पैसे जमा किए, पूरे 7-8 हजार रुपए हो गए बोले। अब कर्नाटक से यानी कि उधर से महाराष्ट्र में चिखली में आने के लिए उसको 2-4 हजार तो भी लगने वाले थे, यहाँ पे आना खाना पीना। यदि मैं बहुत कम लिया पैसे फिर भी, तो उसको मैंने बोला कि तुम एक काम करना, मैं जो कुछ व्यायाम बताऊंगा वो अच्छी तरह से करना चाहिए। तो मैंने उसको उल्टा चलने की एक सलाह दी कि उल्टा चलना है सिर्फ, ठीक है। तो उसने उसका जैसे कोई बोलता है कि भगवान का आशीर्वाद जैसे ले, तो उसने वो उसको लिया और उसको वैसे ही फॉलो किया। तो उसको जब वो इसके वाकर पे चलता था वो, तो उसका वाकर 2 महीने में उसका वाकर छूट गया। अरे वो अच्छी तरह से, और कुछ दवाएं मैंने बताई हमारी आयुर्वेदिक, वो जो उधर मिलने वाली थी
तो वो बहुत अच्छी तरह से, तो उल्टा चलना ये सबसे अच्छी एक्सरसाइज जो एवीएन के हर पेशेंट ने करनी चाहिए। उसके बाद सीढ़ियां चढ़ते वक्त उल्टी चढ़नी है, उल्टी उतरनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। आप उसमें साथ में भुजंगासन एक कर सकते हैं जहाँ पे उल्टा लटक सकते हैं, जैसे कि अपन जिम में अपन जब छोटे थे तो लटक सकते, अपन ऐसा लटक तो उल्टा यदि लटकते, तो ये मिरेकलस रिजल्ट ये एक्सरसाइज के उसमें दिखते हैं। उसके साथ तंबाकू का सेवन, दारू, अल्कोहल ये अपने अवॉइड करना चाहिए, सादी चीजें खानी चाहिए। और वात प्रकोपक जो मैंने बोला, जिसका अतिश्रम क्यों अति भारी वजन उठाना, ये सब ज्यादा ट्रैवल करना ये छोड़ना चाहिए। और उसका प्रॉपर जो काज जिसके वजह से ये भी हुआ है उसका कॉज यानी कि कारण ढूंढ के उस हिसाब से अपना लाइफ स्टाइल आपने बनाना चाहिए। यदि कुछ प्रॉब्लम आता है तो हमसे अभी कभी भी आप कॉल कर सकते हैं। अगर आप भी एवीएन से जूझ रहे हैं और चाहते हैं खुद के भविष्य को सुधारना, एक तरीके से एवीएन का इलाज चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सर से जुड़िए। सर की जो डिटेल रहेगी, इनके हॉस्पिटल का कॉन्टैक्ट नंबर, इनका जो भी टोल फ्री नंबर है, वेबसाइट जहां से आप अच्छे तरीके से इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो सारी डिटेल हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अगर आपके पास कोई सवाल है, अगर आप ट्रीटमेंट से, अगर आप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उसको लेके कुछ सवाल है, कुछ डर है, कुछ कंफ्यूजन है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारी और सर की टीम आपको वहां पे जरूर रिप्लाई करेगी, वो अच्छे तरीके से आपको समझाएगी। थैंक यू सो मच सर समय देने के लिए।